है? चेक हाँ करो सर, पहले ये समझ ये में फर्स्ट Yes, मेथड। sir. यस सर। लोग जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट कैसे कि ये बैकवर्ड मेथड था, 118 Yes, का आइए। डिस्टेंस सोच सकते हैं, ठीक है। अब Yes, अगला sir. मेथड कैसे सोचेंगे वो बता रहे। मान लो कि तुमको पता नहीं 118 एलिमेंट है कि नहीं है, क्या है कैसा है, तो तुम फिर से समझोगे कि हमने क्या बताया था, कभी भी तुमको एलिमेंट फाइंड करना है तो हमेशा नॉर्मल गैस को लेके चलो। ये बताया था मैंने 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप में क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। फिर यूयू भी आता है जो बाद में आता है, ठीक है। जो ओके छोड़ दो उसको फिलहाल। तो ये हमें पता था इतना आता है, तो तुमको ये पता है ये फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड, थर्ड आर्गन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आएगा। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो अब तुमको इसका एटॉमिक नंबर भी हमने याद करने के लिए बोला था कि हर एक का एटलीस्ट नाम याद रखना, हर एक का नंबर याद रखना। कैसे याद करते हैं, इसका 2 + 8 कितना, 10, फिर 8 ऐड करते जाओ, कितना 18, फिर कितना ऐड होगा, 14 ऐड होगा, 32, 2 8 8, फिर 18 होता है, 18 ऐड होता है, कितना 36, 36, फिर 18 ऐड होगा, कितना 54, 54, फिर कितना ऐड होगा जल्दी बताओ, 86. 32। ये याद भूल रहे हो, मतलब रिवीजन नहीं किए हो। 2n स्क्वायर की तरह से हम ऐड करते हैं, तो 2 8 8 हो गया, फिर 18 18, फिर 32 32 ऐड होता है, 32 32 कितना होगा 32 ऐड करने पे 86, फिर लास्ट में कितना रहेगा 118। देखो अब हम क्या बताएं तुमको, कभी भी तुमको फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो तुम देखो कि ये जो नंबर है कहाँ लाइक करेगा, तो किस में लाइक करेगा, 86 के बाद और 118 से पहले, ठीक है। तो 86 के बाद और 118 से पहले कौन सा आएगा पीरियड, पीरियड कौन सा आएगा 7। 7, तुमको पता है रेडॉन जो है 6th हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पीरियड हो गया है, 7th पीरियड ये रहता है। 86 के बाद जो भी एलिमेंट आएगा दैट मस्ट बी इन 7th पीरियड, है ना। यस सर। तो पीरियड नंबर क्या हो गया, हम क्या बोलेंगे 7, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 118 है और 86 के बाद है, तो तुम बैकवर्ड यहाँ से भी चल सकते हो, नहीं तो तुम फॉरवर्ड यहाँ से चल सकते हो। कितना हो जाएगा 87 88 89, तुमको हम दोनों बता रखे हैं। कहाँ तक आ जाएगा ये 112 तक आ जाएगा, जो कि डी में आता है। तुम अगर ग्रुप नंबर करोगे, ये 87 1 है, तो 2 है, फिर 3 ऐसे करते 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 कहाँ तक चल जाएगा 12 तक, ये तुम्हारा 112 आ जाएगा। तो तुम्हारा ग्रुप नंबर कितना आ गया 112। आइदर तुम बैकवर्ड चलो या तुम फॉरवर्ड चलो, दोनों में से कोई भी चल सकते हो। यहाँ बैकवर्ड चलना ज्यादा आसान है क्योंकि 118 तुमको पता है, 117 116 करके 112 पहुंच जाओगे। ग्रुप क्या आ गया 112 आ गया। अब हमें देखना है ब्लॉक कौन सा, तो ब्लॉक तुम ये से निकालोगे कि 6 जब निकल गया, ये 7वें में आ रहा है इधर से, मतलब ये कौन सा ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं इसका, इसके लिए तो तुम बिल्कुल देख लो कि रेडॉन तुम्हारा क्या हो गया, नोबल गैस, तो रेडॉन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 7 का 2s रहेगा, तो 7s2 आ गया। फिर क्या होता है 6d होता है यहाँ पे, तो 6d में रखोगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बाद f में चले जाते हैं, याद है ना ये वाला पार्ट। 6d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद f में चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि तुमको बताया था d से f स्टार्ट होता है, तो पहले f में रखना पड़ेगा, फिर f में रखेंगे, f कौन सा 5। अब f में टोटल कितने आ जाएंगे, काउंट कर लोगे तो 14 पूरा फिल हो जाएगा, 14 पूरा फिल हो गया, फिर d में वापस आ जाएंगे, कहाँ तक d10 तक। काउंट करके देख लो, जिसको भी डाउट लग रहा है आंसर मिलाना है, तो रेडॉन का कितना होता है 86 होता है ना, 86 + 2 + 14 + 10, देखो कितना आ रहा है 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आएगा। अगर मतलब एक बार बना के देख लो, फिर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम देखोगे काउंट करके 86 + 2 88, 88 + 10 98, 98 + 14 112 आ भी रहा है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, हाँ सर। नोट करो। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कैसे किए जाते हैं, कैसे करते हैं। कोई भी एटॉमिक नंबर हो कहीं भी रखा हो, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे लास्ट में कौन सा मेथड से अच्छा है, ये वाला कि पहले वाला? दोनों मेथड बराबर है, तुमको जिसमें दिमाग लग गया। अगर तुमको ये सर याद हमको है, तो पहले वाला ठीक लग रहा। अगर तुमको पहला याद, अरे ठीक लगा तो है ही, अगर तुमको याद है टोटल 118 एलिमेंट है, तब तुम पहले लगा सकते हो। लेकिन अगर तुमको याद नहीं है कि टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, तो तुम ऐसे ही करोगे। दोनों मेथड बराबर है, ऐसा कुछ नहीं, वही चीज यहाँ भी लगा सकते कोटे तुमको नहीं उठाएंगे। हो गया आवाज बंद।
देख लो सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी भी एलिमेंट का निकालना हो निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे ये पूछे हम कि इसमें सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में भरेंगे? सर 6D। 6D में भरेंगे, क्योंकि पहले 7s2 होता है, फिर 5f होता है, फिर 6D आता है। तो जो हाँ लास्ट सर। इलेक्ट्रॉन होगा 6D में भरा जाएगा, राइट? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक बोलेंगे। इसीलिए डी ब्लॉक भी होता है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में भरा जाए, जिस सबसेल में भरा जाए, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का बिलोंग करता है। तो ये ध्यान भी रखना है, ऐसा होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देगा कि बढ़े आगे, सब लोग कर लो। हाँ सर, एक क्वेश्चन दीजिए। एक क्वेश्चन सर चलो एक और देते क्वेश्चन हैं। दीजिए। और क्वेश्चन ओके दीजिए। ओके ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो। ले लो, कोई रैंडमली दे दे तुमको हम। ले लो 96। कोई टेबल नहीं देखेगा, अपने आप करेगा ट्राई। सबके पास पीरियोडिक टेबल होगा, लेकिन देखना नहीं है उसको। एटी सिक्स 96 दे रखा है हमने, इसका बताया ना तुमको सब चीज, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन। पिछले 3-4 घंटे से लाइन ही नहीं है, आज कटा हुआ है। तो सर बैकअप चल ग्रुप, रहा है तो काम हो रहा है। बोलो सर आगे इसका सब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2, आई मीन रे, क्या है उसका सर नाम? रेडॉन रेडॉन। रेडॉन और 7s2 5f6। 5f7 और 6d1। हाँ, और डी। और ये एफ ब्लॉक में आएगा। हाँ हाँ, आराम से, अभिनंदन, ठीक है, और बढ़िया है। ग्रुप 8 और सर पीरियड 7। P7 और कर लो, ग्रुप 3। अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, पहले पूरा लिख लो। पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन, तीनों चारों निकाल लो, उसका बताना है, फटाक से हम नोट कर लेंगे। पीरियड 11 आएगा। पीरियड 11 आएगा? पीरियड होता है क्या? सर पीरियड 7 आएगा और ग्रुप 3 सर आएगा। ग्रुप 3 पीरियड 7 और ब्लॉक एफ ब्लॉक। ग्रुप हाँ 3 सर। पीरियड 7 पीरियड ब्लॉक 7 ब्लॉक। ग्रुप 3। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। देखो बाकी तो सही लग रहा है हमको, लेट्स सी। बाकी लोग भी निकालो, जल्दी जल्दी से निकालो, जैसे बताया वैसे ही करो सब लोग। बैटरी बचाने के लिए मैं ना अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, ट्राई करो सब लोग। आराम आराम से करो, जैसे बताया है। पहले नॉर्मल गैस फाइंड आउट करो, फिर उससे आगे बढ़ो। तो ग्रुप बोलिए। 3 पीरियड 7 एफ और ब्लॉक में, एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? RN 7s2 5f8। 5f8 नहीं, गलत हो जाएगा। सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते सर, फिर से बता दीजिए ना। बताएंगे ही हम तो, फिर देखो जब तक ट्राई करो। सर कॉन्फ़िगरेशन है बोलो। RN 7s2 5f7 हम्म 6d1। ऐसे नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा गलत है अभी भी, तुम्हारा बोलने का तरीका गलत है। मैं रुक, वैसे सही है, आंसर सही है, लेकिन तुम लिखोगे लेकिन गलत हो जाएगा। अगर बोर्ड वाला कोई चेक करेगा ना स्कूल में तो गलत कर देंगे। अच्छा ये बताओ किस ब्लॉक का आया है, तुम पहले बताओ, खुद से बताओ। मैं रुक, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो कहाँ मेरा जाना चाहिए? D10 आएगा। अगर एफ ब्लॉक का है तो F कहाँ में। जाना चाहिए? एफ में जाना चाहिए। एफ तो में सबसे जाना। लास्ट में किसको लिखोगे तुम? एफ को लिखेंगे। एफ को लिखोगे। तो तुम क्या बोल रही हो फिलहाल, फिर से बोलो। हाँ, तो रेडॉन 7s2 6d1 5f7। 7s2 6d1 5f10, 5f 7 कितना? 9 या 10। अब कौन कर लो, देखो सही आ रहा है कि नहीं। रेडॉन में कितना 86 होता है, 87 88 89 प्लस। हाँ आ रहा है, सही सही आ रहा है बिल्कुल, टोटल 96 आ रहा है।
तो देखो कैसे करेंगे, काफी आराम था, काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने किया भी है। देखो फिर से बता रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबको याद है, सबको याद रखना है। और याद रखने का तरीका ही बता दे, 2 होता है फिर 8 ऐड करो 10 हो जाता है, फिर 8 ऐड करो 18 हो जाता है, फिर 18 ऐड करो कितना हो जाता है 36, फिर 18 ऐड करो 54, फिर 32 ऐड करो 86, फिर 18 ऐड करो कितनी 32 ऐड करो कितना 118। तो क्या दिख रहा है हमारा जो 96 से कहाँ लाई करेगा फिर से इस बार 86 और 118 के बीच में, ठीक है। अब 86 और 118 के बीच में मतलब क्या 6 और 7 मतलब 7th पीरियड में आने वाला है, ये भी समझ में सबको आ गया है ना। हाँ सर। अब 86 के बाद 7th पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चलता रहेगा ऐसा करके। तो ग्रुप 1 में जब जाएंगे तो क्या पड़ेगा 87 आएगा यहाँ पे, फिर 88 आएगा, फिर 89 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे तुम यहाँ आते तुमको मैंने बताया था कि जैसे तुम थर्ड ग्रुप में आओगे क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एफ ब्लॉक आना, एफ है ना। ब्लॉक। फिर क्या 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे बता रहे हैं। हमने यहाँ से एक एरो दिया फिर आगे बढ़ा दिया एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। कौन सा 5 है। अब यहाँ पे देख लो तुम कैसे कर रहे हो। तो तुम सबसे पहले देखो कि कहाँ पे है ये, तो ये वाला मेरा जो 96 है इसमें लाई कर रहा है, इससे आके निकल के। तो ये वाला किस ग्रुप में लाई करता है, जितने भी एफ ब्लॉक है कहाँ लाई करता है, डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक किस ग्रुप में लाई करता है, ए थर्ड ग्रुप में। थर्ड थर्ड ग्रुप। ग्रुप। तो ये ध्यान रखना कि थर्ड। जितने भी एफ ब्लॉक है, लास्ट क्लास में बताया अच्छे से कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है सब कहाँ लाई करेंगे थर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप में आ गया, दिस इज थर्ड ग्रुप। फिर पीरियड कौन सा है भाई 7th, पीरियड भी 7th आ गया, ठीक। इसके बाद हमसे पूछा ब्लॉक, तो ब्लॉक दिख ही रहा है हमको एफ ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक भी आ गया। अब हमको देखने कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, रेडॉन के बाद है तो रेडॉन के बाद लिख दिया रेडॉन, इसमें ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद क्या आता है 7s2 आ जाएगा, 7s2। उसके बाद ये जो है क्या होता है 6d1, क्योंकि यहाँ पे डी स्टार्ट हो जाता है, तो 6d1। फिर 5f में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7। कितना 5f7। देखो अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसने लास्ट क्लास का वीडियो देखा है, अच्छे से क्लास किया है, उसको दिक्कत नहीं होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा अब तक। जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सर और एक जो बताया था ना सर ट्रिक, सर सर कौन जिसको सा? पूरा पीरियड टेबल का नंबर याद है। हाँ, हाँ सर उसके थ्रू बता दीजिए ना। नंबर कैसे याद रहेगा, तुमको सब याद रहेगा तो फिर ये तो निकालोगे क्या, जब याद है तो बैठे निकाल दो। सर वो आप नहीं बताते कि किसकी हमको अगर याद है 118 एलिमेंट है तो। नहीं नहीं, वो ट्रिक काम यहाँ नहीं करे। 61 है तो तुम बैकवर्ड चले जाओ, पीछे चले जाओ। वो सिर्फ उसके लिए था, 112 के लिए था, क्योंकि 112 बहुत पास है ना 118 से, सिर्फ 6 कम करना था। ये शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं उसको। ये मतलब ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच कह लो उसको, दिस इज नॉट अ ट्रिक। सर जब भी सर एफ ब्लॉक होगा तो सर हम लोग ग्रुप सर 3 लिखना है। बताया मैंने अर्पित, काफी अच्छे से बताया सबको कि जब भी एफ ब्लॉक हमारा रहता है हम हमेशा क्या करते हैं, एफ ब्लॉक हमेशा स्टार्ट कहाँ होता है डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है, कहाँ पे D1 पे। 7s1 s2 डी आएगा फिर डी से स्टार्ट हो जाता है। वो सबको दिखा रखा है, लास्ट क्लास में बताया, देखो मैं फिर से दिखाया तुम लोगों को करने के लिए। कहाँ गया ये टेबल, देखो क्लास को ऑब्जर्व करो अच्छे से, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर क्लास मिस करते हो तो गो टू द वीडियोस वंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। देखो टेबल दिखाया भी, बताया भी कैसे होता है क्या होता है, याद आ रहा सबको। ये टेबल दिखाया था, हम बोले थे कि जैसे यहाँ पे तुम आओगे, जैसे तुम यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से क्या होगा ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से आओगे यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कैसा होता है, एफ ब्लॉक हवा में ऊपर है, कहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो पहले तुमको डी में आना पड़ेगा, डी में आके फिर एफ स्टार्ट होगा, है ना। हो जाएगा सब, अब सबसे सारे क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर बतला दीजिए क्या सर। न्यूमेरेबल कंपाउंड क्या होता है? न्यूमरेबल कंपाउंड्स, हाँ रुक जाओ पढ़ लेते, पढ़ने तो उसके बाद बताएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना तो उसके बाद, अभी तुम्हारे इसमें नहीं आया है इतना पढ़ा है हमने। सर आ गया, पीछे था वाला। कहाँ पे
सर सोमू पूछा था लास्ट क्लास वही चीज। न्यूमरेबल कहाँ पे दिखाओ, कहाँ पे है? बतला रहे एक मिनट। सर ब्लैक हो गया था इसमें, सर क्या क्या हुआ सर? ठीक है, बता देंगे क्या क्या हुआ। हमने बस एटॉमिक एलिमेंट का नंबर निकालना सीखा, ब्लॉक निकालना सीखा, पीरियड नंबर, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। इट वाज जस्ट अ रिवीजन, कुछ नया नहीं किया हमने अभी तक। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भेज देना मेरे को, अभिनंदन मैं देख लूंगा, है ना, ग्रुप में भेज देना, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम लोग इसको कवर करते हैं, बहुत कुछ देखना ही बाकी है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, क्या क्या होता है तो देख लो, कुछ नोट भी करते जाओ। मतलब नोट क्या करोगे सब तुमको, हाँ ठीक है ना, देख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको तुमको ध्यान भी रखना है। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड को, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो। 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 तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना, वेरी शॉर्ट। फिर जैसे आठ आठ आएगा तुमको, सेकंड और थर्ड में आठ आठ होते हैं, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। जैसे 18 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। और जिसमें एफ आ जाएंगे, तुम्हारे पास पता है एफ यहाँ पे आ जाता है, एफ में क्या हो जाएगा? वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसको बस नोट कर लो, क्या नाम है, कैसे है, सिर्फ कुछ है नहीं, सबको बस नोट कर लो कॉपी में, बस पता होना चाहिए। तुमसे पूछ सकते हैं कि इट्स द मेंबर ऑफ विच पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, तो ऐसे ध्यान रखना है। सर इसमें जो 7th पीरियड है हम लोग का सर, वो तो इनकम्प्लीट है सर, और भी आ सकते क्यों हैं 7th। इनकम्प्लीट? पूरा है हमारा। 7th के बाद इनकम्प्लीट, यहाँ से। और 7th के इनफैक्ट बाद 8th के बारे में हम नहीं कर सकते, 7th तो पूरा कंप्लीट, 118 एलिमेंट तो ढूंढ लिया हमने अब तक। इनफैक्ट जो 112 तक है ना, ये तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, बाकी 113 114 ये सब बनाया गया लेबोरेटरी में बाय फ्यूजन। अच्छा। इसमें से जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम एलिमेंट सुना है सबने, प्लैटिनम इज नॉट फाउंड ऑन अर्थ, वो बाहर एस्ट्रॉइड से आया था, मेटियोर से, मेटियोर फॉल हुआ था तब आया था प्लैटिनम। अगर सर मतलब 118 के बाद एलिमेंट आता है तो सर 8th में आएगा, 8th में में आएगा आएगा। ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि 7 तो मेरा पूरा फुल हो चुका है। अब 8 में आएगा, 8 का 4s चलेगा, फिर 4 मतलब डी भी चलेगा, एफ भी चलेगा, और वहाँ पे जी भी आ जाएगा। सर तुम्हारे लेकिन अगर उसका मास कम हुआ तो इसका मास जो भी अगर कोई न्यू एलिमेंट फाउंड हुआ उसका मास बहुत कम हुआ तो वो पीरियोडिक पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल नहीं है ना ऐसा, कैसे पॉसिबल होगा? अगर तुम्हारे बाद टेबल में में आए उतना तो आगे क्यों रहेगा? 100% आगे रहेगा, क्योंकि हमने बाकी सब ढूंढ लिए हैं। तो अगर जो भी एटॉमिक नंबर आएगा जो बाद में ढूंढे जाएंगे, उसका मास ज्यादा ही रहेगा, कभी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने सारे कम वाले ढूंढ लिए अब तक। इट मस्ट हैव। और ये भी तुम बता सकते हो कि वहां पे क्या आएगा? जी सबसेल आ जाएगा। एफ तक तो पूरा हो गया 14 तक, अब जी सबसेल आ जाएगा, जहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी सबसेल में? अगर कोई पूछ देगा तो क्या बताओगे? सर जी सबसेल में सर 5 नहीं। नहीं जैसे कि एफ में कितना है, कितना बॉक्स है एफ में? डी में एफ कितना है? में 5। 18 होगा सर। 5 एफ में कितना है? एफ में तो 7। 14 मतलब 14 18 फिर इलेक्ट्रॉन 18 बढ़ते हैं, 7 बॉक्स 18 होते हो हैं, गया। कितना हो 7 जाएगा? होते हैं 18 हो जाएगा। 18 हो हाँ, जाएगा। 18 हो हो जाएगा। जाएगा। कितने बॉक्स हो जाएंगे? 9। जी में कितना हो जाएगा? 9 बॉक्स बनेगा, 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा था ना 2 8 8 18 18 32 32 का गैप, अब कितना हो जाएगा? 54 54। 54 का गैप। हाँ, तो ये ध्यान रखने का। 54 था कि 50 था? 50 था शायद। सब 32 + 18 कितना होता है जी? 50। 50 का गैप अच्छा दो दो का ट्रेंड 50 आएगा। फॉलो करता है। 50 आएगा। 50 2 8 बताया 8 था मैंने, वो चीज बता रखा है पहले, लास्ट क्लास में बताया था। क्यों दो का गैप फॉलो होता है, कोई बताएगा हमको? दो का डिफरेंस क्यों आता है? 18 18 को क्यों आ रहा है? क्योंकि 8 18 एक साथ क्यों नहीं आ जा रहा है? 2 8 18 क्यों नहीं आ रहा है? 2 8 8 क्यों आ रहा है? रिपीट क्यों हो जा रहा है? सर क्योंकि 4s पहले आ जाता है 3d से वेरी ना। गुड। 4s पहले आते हैं किससे? 3D से। 3D हाँ जब भरने जाओगे तो तुमको 4th सेल में और आना से पड़ेगा, और 4th से पीरियड में 3D आना पहले पड़ेगा। और से 3D इसीलिए पहले आता ये है। गैप, हाँ, इसीलिए ये गैप आ जाता है, इसलिए हमको हर बार दो yes. चीज करना पड़ता है। सही बात है। सब लोग ध्यान दो डिटेल्स में कैसे पढ़ाया जा रहा है। 50 50 ये याद हो गया, फिर 50 50 के बाद फिर क्या आएगा? 72। 72 72 आएगा। 6 सर 82 आएगा। 32, हाँ 72 आ जाएगा। वेरी गुड। और सर 72 में क्या है? जी हो गया, जी के बाद एच आ सकता है, हम्म, एच सबसेल। एच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 5। 22। 22, हाँ 22। 22। गुड। जी में तुम्हारे कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 11। 11 बॉक्स बनेगा वहां पे, और 22 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वहां पे। तभी तुम्हारे पास 50 + 22 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये कैसे निकाल रहे हैं फॉर्मूला?
ध्यान रखने के लिए 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सबको याद रखना है। n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। अगर तुम 9th सेल में हो तो 9, अगर तुम 8 सेल में हो तो 8 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे करके निकलते जाएगा। राइट, 2 8 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इसी से निकालेंगे ना सर, 2n इसी में स्क्वायर से। होता है 2n स्क्वायर। हाँ एग्जैक्टली। चलो ठीक है, ये हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। के बाद देख लेते क्या क्या है काम का चीज। डी ब्लॉक से सब पता है तुमको, ठीक है ना? सब लिखवा नहीं रहे, तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया है। नॉट गोइंग, हाँ इसको लिख लो। डी ब्लॉक में तुम्हें पता है कि जो डी ब्लॉक होता है सबसे पहले कौन से पीरियड में स्टार्ट होता है डी ब्लॉक? 4th डी में। ब्लॉक किस Fourth पीरियड में? फिर से ध्यान सुनो, किस पीरियड में स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड। स्टार्ट होता है सर, फोर्थ में। फोर्थ में स्टार्ट होता है। और फोर्थ पीरियड में कौन सा डी ब्लॉक आता है? मतलब 1D 2D 3D। सबसे पहले डी में कौन सा आता है? 3D 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 आता है, 3D आता है। ठीक है। तो 3D सीरीज को तो हम क्या बोले? 3D इज द फर्स्ट सीरीज, ठीक है, जो कि फोर्थ पीरियड में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक नाम देंगे, क्या बोलेंगे इसको? 3D सीरीज फर्स्ट जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि पहला जो है डी 3D पे ही आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे 4D, 4D क्या हो जाएगा? दूसरा सीरीज, दिस इज कॉल्ड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सर है ना। ट्रांजिशन सीरीज 5D क्यों क्या हो बोलते जाएगा? हैं? ट्रांजिशन बता दे, ट्रांजिशन एक नाम आता है, क्यों आता है वो बताएंगे, पहले इसको नोट करो। 5D को बोलेंगे थर्ड एंड 6D को बोलेंगे फोर्थ। इसको नोट करो पहले। अब जो तुम क्वेश्चन पूछे उसका आंसर यहीं दे रखा है, तो दिखाते हैं, फिर इसको नोट करो। हो गया नोट? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे ये देख लो, ये क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो। दोज एलिमेंट्स, इस लाइन को, which have partially filled d orbitals in neutral state or in any stable oxidation state। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसके पास d जो ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल मतलब जिसमें 5 ऑर्बिटल बने होते हैं, ये वाला dx y y z, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लो, ठीक है। तो क्या बोले कि कोई भी एलिमेंट जिसके ग्राउंड स्टेट पे या फिर जिसके न्यूट्रल स्टेट पे हमारे पास इनकम्प्लीट फिलिंग रहेगी, मतलब तुम 10 के 10 नहीं भर सकते हो या फिर पूरा का पूरा खाली रह सकता है। जहां भी इनकम्प्लीट फिलिंग रहेगी या फिर ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये फिर से क्या हो, इनकम्प्लीट फिलिंग हो, मतलब D6 हो जाए, D7 हो जाए, D1 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब D10 ना हो, ऐसा समझ लो। D10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर D10 हो गया तो क्या हो जाएगा? सब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा फेल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मतलब अगर तुम D1 देखोगे, से D9 हाँ, तक। सर अगर D1 से लेके D10 D9 अगर तक, D10 वेरी है गुड। तो नोबल गैस बन जाएगा सर। D10 नहीं, नोबल गैस तो आगे जाएगा, नोबल गैस के लिए P6 होना चाहिए सर पूरा मतलब पूरा। D7 होगा तो उसका तो अपना सेल पूरा कंप्लीट कर ले रहा है सर। अरे जो D से क्या हो जाएगा? D से थोड़ा फेल हो जाता है, D के आगे भी तो होता है NS2, ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ, N-1D, शेल नहीं। NP6 होता है। तो अगर ये पूरा सबसे पूरा भर गया तब वो नोबल होता है, सिर्फ D से नोबल नहीं हो जाता है। D इज जस्ट अ पार्ट। तो क्या कह रहे हैं कि D अगर हमारा जब तक D10 नहीं हो जाता है तब तक वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। लेकिन जिसके भी D10 हो जाता है, जहां भी D10 हो जाए, मतलब 3D10 4D10, ठीक है, 5D10, ऐसे सारे क्या कहलाएंगे? दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। उसको वो ऑलरेडी डी ब्लॉक में है रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको क्या बोलेंगे? दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन। हाँ इसको जी। देखो फॉर एग्जांपल, इसको अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट मार्क करके। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूवी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको नोट करो अच्छे से। सर क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? 4 बजे से स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना फिर से जहाँ तक मिस हुआ है। सर हम अभी ज्वाइन किए हैं। अल्टीमेट कोई सेल बात क्या नहीं, कोई होता है? बात नहीं। बताया था लास्ट क्लास में, किसी को याद है?
हाँ सर, क्या बताओ? पेनिमिल्टीमेट बोले थे n सर, minus 1. सेल बोले थे, डी 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 को बोले थे सर, डी ब्लॉक एलिमेंट को। नहीं, डी ब्लॉक को नहीं बोलते, सबसे तो लास्ट पेन वाले सेल अल्टीमेट को। बोले थे सर, डी हाँ डी ब्लॉक को पेन अल्टीमेट बोले थे। हाँ, Sir, ब्लॉक को outer नहीं बोलते shell. बेटा, आउटर सेल अल्टीमेट सबसे सेल बाहर काफी खड़े हो जाओगे ना, पहले। सबसे बाहर वाले को बोलते अल्टीमेट, फिर हाँ उसके सर। एक अंदर को बोलते पेनल्टीमेट, उसके एक अंदर बोलते एंटी पेनल्टीमेट। सर जो हम लोग का अल्टीमेट वो सर एफ ब्लॉक हो जाएगा सर। ऐसा कुछ नहीं, एफ ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक, कोई ब्लॉक हो सर सकता है, आप बस बाहर अंदर बोले अंदर थे भरना है। सर, हाँ, डिपेंड डी करता है के कि वहाँ कहाँ पे पे आप आएगा हो। ना। डी एफ को नहीं बोल रहे, बस सबसे बाहर वाले को। जैसे मान लो तुम अगर n इक्वल टू 4 पे हो, हाँ सी न्यूक्लियस है ना, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ वाले को बोलेंगे अल्टीमेट सेल। अगर मान लो किसी भी एलिमेंट में तुम यहाँ पे हो तो इसको बोलेंगे अल्टीमेट, इसको बोलेंगे पेन अल्टीमेट, इसको बोलेंगे एंटी पेन अल्टीमेट, ऐसा नाम रखता है। लिखवाया है लास्ट क्लास में, देख लेना, नोट्स में तुम्हारे हो गई। हो गया नोट ये वाला? सर, जो सबसे आउटर में उससे अल्टीमेट सर, इसका फिक्स तो कोई नहीं होगा सर, जो डी एफ कुछ नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। कुछ फिक्स नहीं होगा। अगर तुम्हारे 5 सेल है तो 5 वाला 5वां हो जाएगा अल्टीमेट, अच्छा हाँ सर। तो अलग अलग होगा, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं करेंगे ना कि डी है ऐसा। तो ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है, क्वेश्चन डी ब्लॉक का भी रहता है कि जिंक कैडमियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नहीं है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है, डी ब्लॉक तो है ही। क्योंकि तुम देखोगे टेबल में, देखो टेबल दिखा दे तुम लोग को, टेबल देखोगे तो जिंक के नीचे आएगा मरकरी, देखो यहाँ पे ये वाला, हाँ, कैडमियम, फिर मर्क्यूरी और फिर हाँ कैडमियम मरकरी सब देखो एक लाइन में आ रहा है, जिंक कैडमियम मरकरी एंड सी, इसको यूयू भी बोलते हैं, यूयू भी बताएंगे बाद में, इसको बोलते हैं नाम अनबायम, बाय, इसको नोमेनक्लेचर दिखाएंगे कैसे नाम लिखते हैं। तो फिलहाल याद रखना, और ये चीज ये भी ध्यान रखना कि जितना, अब सुनो यहाँ पे एक चीज और बता रहे जो कि तुम लोग को पता नहीं होगा, इस चैप्टर में दिया नहीं है अभी फिलहाल। तुम लोग को पता है हर एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ तो ये सर। भी ध्यान रखना कि जिस भी एलिमेंट में, ठीक है, जिस भी एलिमेंट में जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे कि मान लो अगर डी का हम देख रहे हैं, पांचों के पांचों अनपेयर्ड हो गए, 5 D5 है किसी का, फिर किसी का D6 भी हो सकता है, किसी का D7 भी हो सकता है, तो D7 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। इसमें कितना अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है। और अगर हम सीधा जिंक में चले जाएं तो जिंक में कितना होता है, D10, कितना है, D10 1 फुल है। 2 D10. 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, नहीं तो इसमें अनपेयर्ड सर, कितने हैं, 0। जीरो तो होगा ये सर, ध्यान रखना, इसको याद कंप्लीट हो रखना है। गया अभी सर। जो बता रहे सुनो ध्यान से, जिस जिस भी एलिमेंट में, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अब अगर अनपेयर्ड है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे के सारे पेयर्ड हो गए, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है उस पूरे डी ब्लॉक में। याद रहेगा सबको? सिर्फ इसीलिए डी ब्लॉक में सर? सिर्फ, हाँ, ये इनफैक्ट सब जगह मेटल, ये मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो ये डी ब्लॉक सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इसमें अगर तुम देखोगे तो इन सब में से सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक का, इस पूरे में से। इसमें से कौन होगा, कैडमियम। इसमें से कौन होगा, मरकरी। और तुम लोग मरकरी देखे हो कभी पहले? हाँ हाँ सर। सर, देखिए थर्मामीटर कहाँ में। देख, थर्मोमीटर में देखा है? थर्मोमीटर में जो मरकरी लिक्विड होता है कि नहीं होता है हाँ हाँ सर। सर। है ना, लिक्विड होता है। और बाकी सब देखो क्या है, बाकी सब देखा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये सब तो देखा है, आयरन क्रोमियम तो देखा है, आयरन तो देखा है, ये सब कैसा होता है, सॉलिड होता है बिल्कुल, ठीक है, मतलब बिल्कुल हार्ड होता है। तो तुम खुद से सोच सकते हो कि ये जो लिक्विड फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या है, कम है। और ये वाला अभी तुम देखे नहीं होगे, हम भी नहीं देखे हैं, ठीक है, बट ये चीज जो है ये तुमको सबने देखा है। तो ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा पेयर्ड रहेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसको नोट करो अच्छे से, टॉपिक लिख लो ऐसा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स। तो
उसमें लिखो, हम लिखवा रहे कैसे, लिखो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, greater will be its melting and boiling point. ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अब जिसका ज्यादा पेयर्ड है उतना ही कम होगा। ग्रेटर विल बी के बाद क्या बोला? ग्रेटर विल बी इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी। इसका ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग ट्रांजिशन एलिमेंट है। नहीं बेटा, ट्रांजिशन सारे हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है ट्रांजिशन, पूरा गोला क्या है ट्रांजिशन है। लेकिन इसमें से इसको छोड़ दो, ये सब ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब में देखेंगे, इन सब में किसी को देखेंगे तो क्या बोला मैंने, जिसका जितना अनपेयर्ड है, अगर D5 आ गया तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जितना पेयर्ड रहेगा, जैसे मान लो 10 का 10 पेयर्ड हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो जिंक और केडियम और Hg और UUB ये सारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? अभी बताया हाँ ना, सर, ये कहाँ सब रहती क्यों हो? नहीं है हाँ। ट्रांजिशन एलिमेंट? कोई और बताओ, क्या था, क्या रीजन था? सर क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये सारा में और ये सब paired रहता है फुल्ली सब। फिल्ड है। होता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता होना है, चाहिए। नहीं है तो मतलब नहीं है सर। बिल्कुल, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमने क्या बोला कि जिसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब सारे पूरा डी कंप्लीटली मतलब वो नॉन ट्रांजिशन डी और ब्लॉक से हट जाएगा ट्रांजिशन का सर। मतलब ट्रांजिशन होगा तब तो। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन हिंदी में समझो तो, इंग्लिश हिंदी। तुम ट्रांजिशन कर रहे हो मतलब क्या होता है, कहीं जाने का है तुम्हारे पास, आगे पीछे हो सकते हो तुम, लेकिन अगर कंप्लीटली फेल हो गया है तो कहाँ भागोगे दौड़ोगे, कहीं है नहीं जाने का तुम्हारा चांस। समझ लो कैसे याद रखना है। ट्रांजिशन मतलब हम Yes, चेंज sir. कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सारा फील्ड है तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है ना, कहाँ जाएंगे, DXY में जाए कि DXY में जाए कि DYZ में जाए कि DZX में जाए कि DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर में जाए, कहाँ जाए, तो कहीं जाने का है नहीं, सब भरा हुआ है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसको ऐसा बोल देंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अगर मेरे पास ऑप्शन है जाने का, ट्रांजिशन होने का मतलब चांसेस है, तो हम कहेंगे हाँ ट्रांजिशन है। ऐसे याद रखो इसको, भूलोगे नहीं। Yes, sir. सर ठीक है, हाँ बोलो। सर सर ये जो ये सर रूल है, बोल रहे हैं कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है सर, मतलब तब कौन से ग्रुप में लाइक कर रहे हैं सर, कौन से ब्लॉक में? ग्रुप तो वही, ब्लॉक तो डी ही रहेगा। फिर से बता ब्लॉक रहे, ब्लॉक विल बी डी। डी ब्लॉक का होते हुए भी उसको ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं है मतलब ऑल डी डी ब्लॉक ब्लॉक नहीं एलिमेंट्स आर नॉट। रहेंगे। ऐसा सुनो ध्यान से, इस चीज को भी नोट कर लो, अच्छा पॉइंट पूछ दिया है, ध्यान रखना है सबको। लिख लो ऐसा करके, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ध्यान रखना, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर हाँ, सर अगर जिंक कैडमियम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब तो सर ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो और बढ़ेगा ना, लॉस करेगा तो बोल सकते अब हैं। करेगा तो सर ट्रांजिशन एलिमेंट बन हाँ, जाएगा। अगर लॉस करेगा तो हो सकता है, फिर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर तुम्हारे डी सारे फील्ड हैं तभी है, अगर नहीं फील्ड है तो हो जाएगा। अगर मान लो जिंक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो कॉपर का ले लिया कॉन्फ़िगरेशन, तो हाँ कॉपर क्या ट्रांजिशन है कि नहीं है, हाँ कि सर नहीं है। ट्रांजिशन है, तो वो भी हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। ओके, यस सर। चलो आगे देखते हैं। जहां जहाँ डाउट आ रहे पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हमने ये नोट कर लिया। एफ ब्लॉक में देख लेते हैं, एफ का भी कुछ ऐसा ही कहानी होता है, तुमको ही पता है एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दो होते हैं सीरीज, एक होता है 4F, एक होता है 5F। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 3D होता है, 4D होता है, वैसा ही कौन सा होता है, 4F होता है और 5F होता है। 4F कौन से पीरियड में होता है, 6 पीरियड में लाइक करता है। 6 पीरियड में, और 5F कहाँ होता है, 7 पीरियड में, राइट। तो एग्जैक्टली वैसा ही क्या बोलेंगे, इसको भी एक नया नाम दे देंगे, लिख लो यहाँ पे, यहाँ से नोट करो। The elements of F block have been classified into two series,
फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, मतलब का और अंदर होता है, डी के भी अंदर है। ट्रांजिशन सीरीज तो तुमको पता है क्या होता है, अब ट्रांजिशन के भी अंदर है तो क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन। ठीक है, उसको बोलेंगे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन और 4f सीरीज, दूसरे को बोलेंगे सेकंड इनर ट्रांजिशन और 5f सीरीज, जिसमें दोनों में कितने 14 एलिमेंट्स, सेरियम टू लुटेनियम, थोरियम टू लोरेंशियम। और ये पूरे फर्स्ट 4f सीरीज को जो कि 1 से लेके 14 तक भरा रहेगा उसको एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। एग्जैक्टली जो 5f है 1 से लेके 14 तक उसको बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। एटॉमिक नंबर निकालोगे ना सब लोग अब अपने आप। हाँ सर। हाँ सर। कोई भी पूछते हैं, अगर मान लो हम तुमसे पूछते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि 5f में है और 5f पर 2 में है, तो तुम निकाल दोगे फटाक से 5f2 में कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। सोचना है बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको, इस पॉइंट को देख लेंगे। द एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स हैव बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल टू अवॉइड अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द टेबल, मतलब फालतू में हम फैलाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उसको क्या किया, नीचे लिख दिया है अलग से। एटॉमिक नंबर कितने हैं? नहीं अब निकाला नहीं है, बस बता रहे हैं, तुम निकाल सकते हो, उसको निकाला नहीं है, उसको नोट करो बस। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इस पॉइंट पर तीनों को नोट कर लो। इनर ट्रांजिशन, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, सेकंड इनर ट्रांजिशन, मतलब क्या है, समझ में सबको आना चाहिए। हो गया नोट। सर लैंथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 5d1 है, सही है। और फिर उसके बाद वाले से F1 F2 F3 होने लगता है। 6s2 5d1 फिर 4f1 4f2 4f3 चलेगा, 4f14 तक चलेगा, फिर वापस हाँ। 6d2 आ जाएगा। याद रखना बिल्कुल, सब लोगों को बता चुके हैं कि जैसे तुम यहाँ पे आते हो 6s2 6s2 6s1 फिर 6s2 फिर क्या आएगा 5d1, फिर 5d1 के बाद क्या रहेगा 4f1 से लेके 4f14, फिर वापस से हाँ, क्या रहेगा 5d2, ऐसा फिर 5d2 रहेगा। ये ध्यान रखना है, गाड़ी यहाँ से यहाँ पकड़ लेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा एक नया ही ब्लॉक आ जाता है बाहर। सबको देख लो, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कैसे बता रहे, क्या बता रहे हैं। अब तुमसे कोई पूछता है कि क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा अच्छा, मतलब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, तो तुमको पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो तुम ऐसे निकाल कर लोगे, हम इसको बाद में भी देखेंगे, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या क्या है इसमें, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। देखो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आईटी बट फॉर मेडिकल, मेडिकल के बच्चों से पूछा जा सकता है, नीट के लिए इसको बस नोट कर लेना। कौन कौन से मिनरल्स हैं, पोटासियम सोडियम क्लोरीन आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जो हमारे पास कट्स रहता है, जो जो बॉडी में फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब आउटर फ्लूइड, इसमें क्या होता है पोटासियम सोडियम और क्लोरीन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे नर्वस सिस्टम, जैसे जो भी तुमको चोट लगता है तुरंत लगता है कि हाँ चोट लगा, ये एहसास कैसे होता है, एक सिग्नल जाता है, सिग्नल कैरी कौन करता है, ये आयन कैरी करता है, कौन कौन से K+, Na+, Cl-, दीज आर द आयंस जो कि हमारे बॉडी में फ्लो करता है और हमें नर्वस सिस्टम को देता है सिग्नल कि हाँ चोट लगा है, कट गया है, दर्द हो रहा है, ऐसा करके। मैग्नीशियम एंड सल्फर कहाँ होता है, फाउंड इन प्रोटीन्स। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कहाँ पड़ा होता है, दांत में, हड्डी में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑब्वियसली कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन चारों से हमारा बॉडी बना हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम किससे, कार्बन से।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, सब क्वेश्चन देखो हो जाएगा ना। क्या है, क्या पूछ रहे हैं सर? एन एलिमेंट ए बी सी डी ई हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। बताओ भाई, बिना देखे आंसर अपने आप। सेम ग्रुप में कौन लाइक करेगा? सेम ग्रुप में कौन लाइक करेगा और सेम पीरियड में कौन लाइक करेगा, दोनों बताओ। सर सर जिसका मतलब ए reference बी यार ए बी सेम ग्रुप में So A और B. वेरी और गुड। सेम पीरियड में लाइक करेगा वन ए और सी। बी सी डी बी सी डी सेम पीरियड में लाइक करेगा। वेरी गुड। सब लोग, बाकी लोग को भी आंसर देना है, चुपचाप नहीं बैठना है ऑडियंस की तरह। सेम ग्रुप के लिए क्या देखते हैं हम? ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे तक आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम होना चाहिए, है ना? तो आउटर हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें सेम आ रहा है? देखो जरा सर, 2p1 है, 3p1 है। 2p1 ठीक है, मतलब 2p1 था, नीचे आके 3p1 हो गया। तो मतलब क्या है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम ग्रुप के। सेम बट ग्रुप। देखो क्या है, 3p3 3p5 हो गया, 4s2 हो गया, मतलब आगे बढ़ जा रहा है। तो ये सेम ग्रुप के नहीं है। तो क्या रहेगा आंसर? ए एंड बी। अब पूछ रहे हैं सेम पीरियड के कौन से। तो सेम पीरियड के लिए क्या देखेंगे? लास्ट शेल कौन सा है? लास्ट सेल कौन ऑर्बिट सा? कौन सा, लास्ट सेल कौन सा है? तो कौन सा सेल है लास्ट ए में? 2p1। 2। सेकंड बोल दो, सेकंड है। ये कौन सा है? थर्ड है। 3 ये कौन सा है? थर्ड है। 3 Third. ये कौन सा है? थर्ड है। ये कौन सा है? 4 है। तो कौन सा थर्ड 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 में रहेगा? ये भी, ये भी, ये भी। B, कौन C रहेगा? और D. वेरी गुड। सर बी सी डी सेम पीरियड में आएगा। हाँ, क्योंकि सब में देखो क्या है, सबका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कौन से सेल में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। एन देखो, यस एन। सर। तो सारे कहाँ है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तीनों, बी सी डी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रिडिक्शन तुमको हम पहले पढ़ा चुके हैं, प्रिडिक्शन कर लोगे ना अपने आप? कहाँ पे लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, इतना लंबा लिफाफा नहीं है, जैसे बताएं उसको ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा सबसे अपने आप। वही कर रहे थे हम, बता के किसी भी एलिमेंट को हम बता सकते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा। आइसोटॉप्स पता है क्या होता है? एलिमेंट सेम एटॉमिक सब पता है, सब हम नहीं लिखा रहे, तुम लोग को आइडिया है सब चीज का। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये भी कह सकते हो, चीजें तुमको पता है, बट चलिए एक बार रीडिंग मार लेते हैं, क्या देख लेते क्या क्या है। The metals are by the nature of readily giving up electrons, सबको पता है। From signing luster, metal comprise more than 78% of known elements, ये भी पता है। Metals are usually solid set from temperature, ये पता है। Except कौन? Mercury and gallium। फिर से इसको नोट कर लो थोड़ा सा। Metals except mercury and gallium are solid at room temperature। इसको लिख लो इस पॉइंट को। फिर से राइट कर दिया, कर नोट। और ये भी पॉइंट पर नोट कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड आर जनरली बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। सर गैलियम कौन से स्टेट में होता है? गैलियम लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब होता सॉलिड है, लेकिन जैसे तुम लोग है ना लिक्विड हो जाए, मतलब वो बहुत तुरंत पिघल जाता है, हाथ में लेते से वो पिघल जाता है। अभी मैं अगर गैलियम बोलेंगे तो लिक्विड बोलना। मरकरी एंड गैलियम। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्साइड जितने मेटल्स के होते हैं दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Na2O, K2O, सब क्या है? बेसिक। बेसिक। बेसिक है, बेसिक है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम बोले हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बेसिस हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिस। फॉर एग्जांपल KOH, NaOH, सब क्या है? बेसिक। बेस। लिखो नोट कर लो। ऑक्साइड से बेसिक होते हैं, हाइड्रोक्साइड से बेस होते हैं। सर H+ साइन हो जाएगा वहाँ।
H+ हमेशा नहीं होता बेटा, हमेशा H+ नहीं देते ना हर एक के साथ, जिससे पढ़ाएंगे आयनिक में। जरूरी नहीं कि H+ है तभी एसिड है, बिना H+ के भी एसिड हो सकता है और बिना OH के भी बेसिक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही चीज Na2O क्या है, कहीं H+ नहीं, लेकिन फिर यहाँ तो खैर बेसिक है, कहीं OH है क्या इसके पास? देयर इज नो OH, बट फिर भी क्या है, बेसिक है। डू इट। मेटल्स क्या होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। एग्जैक्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन क्यों करते हैं? ताकि वो अपना नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाओ। नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स बट टेक अप इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना, फ्रॉम कोरिस्पॉन्डिंग आनायंस। वो आनायंस बनाते हैं। दे आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल। कहाँ पे? अगर पूरा टेबल है तो राइट साइड में नॉन मेटल्स रहेगा, लेफ्ट साइड में मेटल्स रहेगा। ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, और बीच में इसको सेपरेट कौन करेगा? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर कंपाउंड जिसमें दोनों नेचर होता है, इसको सेमी मेटल से बोलते हैं। यहाँ दे रखा है टॉपिक, ठीक है, तो नोट कर लो। एग्जैक्टली जैसा हमने यहाँ बताया कि इसके ऑक्साइड्स अगर बेसिक है तो इसके ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे? एसिडिक के नेचर। नोट करो इसको भी, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक के नेचर। और जो ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स होते हैं उनका कोई भी स्टेट हो सकता है, इट कुड बी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, तीनों ही होते हैं, बट उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। नोट करते जाओ, नोट सब करो। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, हाँ ये भी लिख लो। जितने मेटल्स हैं यस सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितने नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हम बताएंगे इसका मतलब और क्या होता है और फिर समझेंगे धीरे-धीरे। चलो हो गया नोट? हाँ सर। यस सर। यस सर। सिमिलरली हमारे पास मेटलॉइड से फोकस करते हैं एक बार, ठीक है। क्या है मेटल? इट कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पीरियड टेबल दैट नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस, ठीक है, ये पता सबको। और क्या ध्यान रखना है हमको? इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, लिख लो इसको। दे पॉजेस बोथ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है, लिख लो ऐसा। दीज एलिमेंट्स पॉजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और कौन कौन से एलिमेंट हो तो उसको याद भी रखना चाहिए, ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम। Sb को क्या बोलते हैं? एंटीमनी, याद रखना, एंटीमनी। बाकी सेलेनियम, टेलुरियम, क्या बोलते हैं सर एसबी को? एंटीमोनी लिखा है ना, ANTIMONY, एंटीमोनी। टोटल कितने हैं? 6। इसको भी याद रखना है, ओनली 6 मेटलॉइड्स होते हैं। सर मेटलॉइड का जो सर वो रहेगा सर मेटलॉइड, वो सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा या सर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा? दोनों प्रॉपर्टी है बेटा, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि ये मेटल भी है नॉन मेटल भी है, तो दोनों प्रॉपर्टी है उसके पास। तो इसका साइन हम लोग क्या लिखेंगे सर, प्लस या माइनस दोनों लिखेंगे? प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है।
सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? शेयर कर लेगा। कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना दोनों ही डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे हम? शेयर कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, कोई छीना झपटी नहीं करना है। हाइड्रोजन जैसा है। हाइड्रोजन जैसा भी कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो, एक किसी के पास 8, हमको क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अगर मान लो आउटर सेल में 2 ही है, तो 2 है तो क्या करेंगे? 2 को निकाल देंगे। अगर एक ही है तो 1 को निकाल देंगे। 3 है तो तीनों को निकाल सकते हैं। लेकिन 4 आ गया तो क्या है? हमको 8 चाहिए, तो 4 निकाल भी सकते हैं, 4 ले भी सकते हैं। दोनों ही क्या है मेरा आसान है, मतलब दोनों मेरे लिए बराबर इफर्ट वाला है। 4 निकालना भी डिफिकल्ट है, 4 लेना भी डिफिकल्ट है, मतलब दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, चौथा निकालना बहुत हालत खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है 2 ले लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ले लेंगे। लेकिन 4 है तो 4 लेना भी डिफिकल्ट है, ऐसा बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं सबके बाहर कितना होगा? इधर 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा। लेकिन जिसके बाद जो भी मेटल सब में कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। लेकिन 4 आ गया तो वो बीच में पड़ जाता है, जैसे कार्बन। ऑल्दो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, बट फिर भी वो ना लॉस करता ना गेन करता, शेयर करता है। हो गया सबका नोट? ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? सर जो दोनों टाइप का ऑक्साइड Both बनाता है, basic एसिडिक और acid. बेसिक। एसिडिक भी हो एंड बेसिक भी हो। कहाँ से बेसिक लाया भी। है इसको? एम्फोटेरिक को एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? जो लैंड और वाटर दोनों में तो रहे। लैंड और वाटर दोनों पे रहे। सर एग्जैक्टली लैंड एंड वाटर एम्फोटेरिक का मतलब भी वही हो गया। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक भी है, बेसिक, दोनों चीज। ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों है दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। बहुत लोग स्कूल में एग्जाम चल रहा है। नहीं सर, ओवर हो गया। बहुत लोग शायद उधर हो रहा है। ये आई थिंक अगले वीक तक सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना? कोई सब ठीक। कैसा चल रहा है स्कूल में? एग्जाम कैसा हो रहा है? सबका ठीक हो रहा है ना? हाँ सर, Yes, हो रहा है सर, अच्छा ही होगा। यस हाँ, सर। अभी तो घर में है, अच्छा ही होगा। सही बात है, रीजन भी है, वैलिड रीजन है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको भी लिख लो। ये काफी नेक्स्ट टॉपिक, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ होता है बस ये दिखा दे रहे हैं। तुम देखोगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर क्या था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। आगे चलता जाएगा, फिर यहाँ क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो कहाँ कहाँ होता है बस तुमको ये याद रखना है। सब जगह नहीं होता है, कुछ ही जगह होता है। लिथियम का जो प्रॉपर्टी होता है, लिथियम के पीरियड में ग्रुप में कौन लाई कर रहा है? सोडियम लाई कर रहा है ना? बेरिलियम के ग्रुप में कौन लाई कर रहा है? मैग्नीशियम लाई कर रहा है। लेकिन लिथियम की जो प्रॉपर्टी है ज्यादा मिलती है मैग्नीशियम से। सिमिलरली बेरिलियम की प्रॉपर्टी ज्यादा मिलती है एल्यूमिनियम से। बोरोन की मिलती है सिलिकॉन से। तो ये जो दिख रहा है, मतलब अपने खुद के एलिमेंट से ना मिलके बगल वाले एलिमेंट से ज्यादा मिलता है प्रॉपर्टी। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? दे आर कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप या डायगोनल रिलेटेड। इसको नोट कर लो। सर तो बस यही 8 इलेक्ट्रॉन्स में होता है बस डायगोनल ये रिलेशनशिप। डायगोनल, ये 3, 1 2 3 6, इसमें भी नहीं है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और कहीं नहीं। तो सोडियम और कार्बन में नहीं होगा? नहीं, कहीं नहीं है। जो एरो दिखाया ना मैंने, 3 एरो, सर लिथियम जब का, सर मैग्नीशियम दोनों का, का सर इसका। प्रॉपर्टी सर आपस में मैच करता है, तो सर एक ही हाँ, ग्रुप में क्यों नहीं रख दिया? वो बता रहे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर से सॉर्ट किया। एटॉमिक नंबर जिसका कम था पहले उसी को रखना पड़ेगा ना हमको, तो हमने हाँ उसको रख दिया। तो ये प्रॉपर्टी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ हो गया तो ये यहाँ तक जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पोटासियम है, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह रहेगा, तो ये नहीं कि इसका प्रॉपर्टी इससे मैच कर जाएगा। ये प्रॉपर्टी और एक्सटेंड नहीं होता है, सिर्फ यही मिलता है, ऊपर ऊपर पे मिलता है। ये नहीं कि हर जगह ही चलेगा। इसलिए यहाँ पे तो सबकी प्रॉपर्टी मैच करती है ना, बट यहाँ पे सिर्फ यही यही होता है, 2 जगह जितना दिखा रखा है, दैट्स इट। मतलब ज्यादा मैच करता है, अपने से तो मैच करेगा करेगा, उससे ज्यादा मैच कर जाएगा। ये रीजन क्या है वो देख लेते हैं। प्रोफाइल बना के डायग्राम जल्दी से।
वैसे इतना रीजन जानना नहीं है हमको, बस हम बता देते क्या क्या फिर भी। हो गया सबका नोट? यस सर। देखो क्या बोल रहा है, तुमको पता है कि ये सब पहले पढ़ा होगा कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? सेम रहेगा। बढ़ेगा। नहीं, लेफ्ट से राइट जाओगे साइज घटता है, बता देंगे नहीं आज तो। ऊपर से नीचे जाएंगे साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इधर जाओगे बढ़ेगा, इधर घटेगा। तो क्या दिख रहा है तुमको कि लिथियम से इधर गए तो घटना चाहिए, इधर से इधर आए बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर से इधर से इधर गए घटना चाहिए। तो ये और ये लगभग क्या दिख रहा है? इधर सेम यहाँ सेम बढ़ के जाएगा साइज फिर के मामले में बढ़ा सेम। फिर घट गया। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया तो बढ़ा, बढ़ के इधर गया तो फिर घट गया। तो वापस से क्या बोलते हैं कि इन दोनों का साइज बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है। सेम गोज विद दिस आल्सो, इन दोनों के साथ सेम गोज विद दिस आल्सो। तो जो पहला रीजन है वो ये होता है कि जो साइज होते हैं इन दोनों, इन सारे आइटम्स के, वो बहुत ही सिमिलर होते हैं। देखो यहाँ पे कितना सिमिलर दे रखा है, लिथियम का और मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट सेम साइज दे रखा है, 1.23 1.36। इस कैन का देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.76 0.72, जो कि Na+ से भी ज्यादा कंपेरेबल है। अगर Na+ का देखोगे तो मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इससे भी ज्यादा बड़ा कौन होगा? सोडियम। दिख रहा है? इसीलिए जो साइज मैच कर जा रहा है ना, इसी वजह से प्रॉपर्टी मैच कर जाती है, क्योंकि सब कुछ जो है साइज का ही खेल है। आगे देखेंगे बाद में। तो मेन रीजन इसका यही होता है कि द साइज इज वेरी मच सिमिलर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। दूसरा रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है लगभग सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। बट मेन रीजन तुम्हारा यही रहेगा, इसी को पूछा जाएगा तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मतलब? बताते हैं, थोड़ा जो नहीं पढ़ा है तो बताते हैं। सर तो फिर सर कार्बन का भी तो सर फास्फोरस के साथ मैच करना चाहिए। उतना मैच नहीं करता है क्योंकि वो पी ब्लॉक में जाता है, और इतना जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, जो ज्यादा मैच करेंगे उसी के साथ करता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। उस हिसाब से तो नीचे भी होना चाहिए, लेकिन इतने मैच नहीं करते क्योंकि नीचे डी ब्लॉक आ जाता है। थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो समझ लो कि जो चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस होता है, मतलब आयन का हम देख रहे हैं, बेरिलियम 2+ का, एल्युमिनियम 3+ का, देखो इतना पास नहीं है, डिफरेंट है। बट द चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस, मतलब उसका खुद का चार्ज बटा उसका आयनिक रेडियस का जब तुम रेशियो निकालोगे, मतलब एक +2 में और एक +3 में है, फिर ये कितना आ रहा है? आयनिक रेडियस 0.45 अपॉन 0.53, ये लगभग बराबर आ जाता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है हमारा, बेरिलियम और एल्युमिनियम में समझाते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है, मेन यही रीजन होता है, साइज सिमिलर होने की वजह से ऐसा होता है। चलो और आगे देखते हैं क्या क्या है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करें, तो टॉपिक लिख लो, द पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नोट इट डाउन, द पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ये सब अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज, क्या साइज होगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हर एक चीज कैसे समझाएंगे, बताएंगे, वो हम देखने वाले हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। तो फर्स्ट इसमें है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नोट करो इसको, इसको बोलते हैं जेफ, जेट इफेक्टिव। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो इसको, हम यहाँ से अपने समझाते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है इसके अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो तुम यहाँ देखो, इस इलेक्ट्रॉन को फोकस करो, फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन सा फोर्स मिल रहा है बताओ? पर एक न्यूक्लियस से मिल रहा है अट्रैक्शन का न्यूक्लियस से फोर्स, क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है, और क्या मिल रहा है? और
सेकंड शेल के Centripetal इलेक्ट्रॉन force? से सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसमें Centripetal बैलेंस रिपल्शन किया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट दैट इज फॉर बैलेंसिंग, अभी उसको नहीं देखना है, वो बैलेंस है तभी यहाँ पे, वरना रहता नहीं। अब देखो कि इसको सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिल रहा है, फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, फर्स्ट से भी मिल रहा है, कम थोड़ा। सबसे मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है उसको दो तरह का फोर्स मिलेगा, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड दूसरा क्या मिलेगा, जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉन है सबका रिपल्सन मिलेगा, सब इसको पकड़ के धकेलेगा बाहर की तरफ, सब धकेल रहा है, ये भी धकेल रहा है, तो एक बाहर भेज रहा है और एक अंदर भेज रहा है। तो अगर हम पूछें, अगर हम बोले मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल मतलब कितना पकड़ है उस पर, तो क्या बोलोगे, इसका टोटल अट्रैक्शन फोर्स माइनस इसका टोटल रिपल्सन फोर्स कर दो, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स आ रहा है ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ये क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड का मतलब क्या, न्यूक्लियस का जो चार्ज है किस पे डिपेंड करेगा, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, है ना। हाँ सर। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियस पावरफुल होगा, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तो हम क्या बोलेंगे, दिस पावर ऑफ न्यूक्लियस विल डिपेंड अपॉन जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर 10 है मतलब 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन पकड़े खींच रहा है उसको, एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 खींच रहा है। तो जो हम क्या बोल रहे हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, दिस इज टोटल फोर्स जो इफेक्टिवली लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, जो कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो सेल में घूम रहा है, तो उसमें दो फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्शन का, दूसरा रिपल्सन का। तो अट्रैक्शन जो है डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर अट्रैक्शन फोर्स हो गया, और ये जो है सिग्मा, सिग्मा जो होता है रिपल्सन फोर्स होता है, मतलब कितना तुम उसको रिपेल कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शिल्डिंग कांस्टेंट और स्लेटर कांस्टेंट, तीन नाम होता है। समझने के लिए क्या बोलोगे, दिस इज द रिपल्सन फोर्स। कहाँ का रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स, नोट करो, तो इसी को जेड इफेक्टिव बोला जाता है। सर ये हर इलेक्ट्रॉन आई मीन हर एलिमेंट के लिए अलग होता है। Exactly. हर एलिमेंट का अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें पता है इसीलिए। और ये जो जेड इफेक्टिव होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, हर एक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अपना अलग तरह का फोर्स अट्रैक्शन ले रहा है और रिपल्सन ले रहा है। ये चीज हमको नहीं समझ आई। क्या क्या क्या, फिर से बोलना। सर जो वंस अगेन, एटॉमिक नंबर और सिग्मा मतलब आपस, आवाज नहीं आ रही मालिका बिल्कुल भी। सर ये रिपल्सन वाला तो पता है ना। हाँ हाँ। सर हम बोले जो रिपल्सन वाला पता है वो नहीं समझ। रिपल्सन समझ में नहीं आया। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, ये समझ में आ रहा था। अब जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव कर देगा। अरे रिपल कर, रिपल करेगा, लाइक रिपल चार्जेस करेगा रिपल। सर, तो ठीक है, तो यही तो बोल रहे हैं हम कि जो अंदर रिपल कर। इलेक्ट्रॉन बैठा है वो क्या करेगा, सब उसको ठेल के बाहर करेगा, तो उसको धकेल रहा है बाहर की तरफ, तो इसी को रिपल्सन फोर्स बोला। तो क्या बोले, एक फोर्स अट्रैक्शन का, दूसरा फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है उसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर भरे हैं उसका रिपल्सन। तो अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टोटल अट्रैक्शन कितना लग रहा है, जिसको हम जेड से दिखाएंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। या फिर कह सकते हो ये क्या दिखा रहा है, कितना न्यूक्लियस पावरफुल है, उसमें कितने प्रोटॉन्स बैठे हैं, माइनस सिग्मा क्या है, सिग्मा टोटल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन, जो भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका रिपल्सन जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब बीच में तुम क्या लगा दे, शील्ड बना दे, शील्ड मतलब पर्दा लगा दे ऊपर से, उसको मतलब आने नहीं देगा। शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट है समझ में। अब Yes. अब तुम ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे,
और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों का शील्डिंग बराबर है कि अलग अलग होगा? सर अलग सर अलग अलग हुआ। अलग अलग होगा। क्यों? हर एक के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ध्यान रखना है। ये देखो क्या बोल रहा है, पढ़ लो अपना, समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम एंड इट वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जितना डिस्टेंस वैरी करेगा उतना ही वैरी करता जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं पूछता हूँ ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसके लिए सेम आएगा, अलग आएगा? सर सेम आएगा। सेम ये आएगा नहीं सर। आना। ख्याल सेम आएगा। लेकिन अभी तो तुम लोगों को कुछ और बताना है, जल्दी से नोट करो, जल्दी अच्छे से नोट करो इसको, कैसे बता रहे हैं। नोट हो जाए तो बताना है। हो गया सर। सर 2 मिनट 2 मिनट। जब तक किसी को डाउट हो पूछ सकते हो सब लोग। इससे में देखो एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, यहीं से नोट कर लो। ये जो है, दिस इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन्स सील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हुआ कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सील्ड कर दे रहे हैं, मतलब उसका अट्रैक्शन फोर्स लगने नहीं दे रहे। समझो कैसे बता रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है ना, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रॉन बैठा है वो क्या कर रहा है, उसको एक शील्ड बना, शील्ड का मतलब क्या होता है, कवच, इसके लिए एक कवच बना के रख दे रहा है, मतलब उसको इतना फोर्स से खींचने नहीं दे रहा है। बीच में इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉन आके उसको रोक दे रहा है, मतलब उसका पावर को कम कर दे रहा है। तो जो पावर को कम कर रहा है मतलब एक शील्ड लगा दिया है, उसी को बोलते हैं हम क्या, शील्डिंग इफेक्ट। समझो फिर से क्या बता रहे हैं, क्या बोले, समझो फिर से। जो इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा था, बट जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे वो क्या किए, बीच में आके उसके अट्रैक्शन पावर को कम कर दिए, और वो अंदर में क्या कर रहे हैं, एक तरह का शील्ड बना के काम कर रहे हैं। शील्ड मतलब क्या, बीच में एक पर्दा लगा दें, कवच बना दें, उसी को बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और जो ये कॉज कर उसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नोट करो। तो सर शील्डिंग और सर स्क्रीनिंग कांस्टेंट सेम कैसे हो गया? सेम ही मतलब दोनों का नाम अलग अलग है, स्कूल का नाम, घर का नाम, वो समझ लो। सर हाँ ये शील्डिंग कांस्टेंट तो फिर हर एक शेल के लिए भी अलग अलग होगा ना? ऑब्वियसली होगा, हर एक सेल के लिए होगा, क्यों नहीं होगा। तो क्वेश्चन में गिवन होता है। नहीं वो दिया रहेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं कभी कि क्या है क्या नहीं है, बस तुमको समझना है। हम बताएंगे आगे, आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। सर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया। नहीं बाकी लोग का तो वाइट है। हो गया सबका नोट, आगे बढ़े। हाँ सर। सर तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोग को और नया चीज बताएंगे जिसको बोलते हैं ये वाला। ये चीज देखो दिखा रखा है, अट्रैक्शन फोर्स था, रिपल्सन फोर्स था, जो इलेक्ट्रॉन था उस पर क्या रहा, नेट फोर्स। जो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दिखा रहा है जिसको हम लोग समझते हैं। मान लो कि तुम थर्ड सेल में हो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? SPD 3s 3p 3d 3p 3d है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तुम कहाँ भरोगे? 3s में होगा सबसे पहले। DS में। पहले यहाँ भर दोगे, फिर कहाँ भरोगे? 3p में। 3p में। उसके बाद तुम यहाँ भरना शुरू करोगे। तो अगर मैं पूछूं, समझो इस चीज को, थर्ड सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे है ना। 18 इलेक्ट्रॉन तुम भर पाओगे अलग अलग, 1 2 3 4 करते करते 2s में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, फिर बाकी जो 10 है कहाँ जाएगा, d में जाएगा। अब तुमसे पूछें कि क्या इन सारे इलेक्ट्रॉन को सेम अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा?
एस वाले नहीं। को, पी वाले को, डी वाले को? हाँ सर नहीं सर। सेम मिलेगा। वो बताइए कैसे, समझो आप ध्यान से। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि थर्ड सेल में बैठा हूँ, थर्ड सेल में बैठ गया, तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सबसेल में, कोई 3s में है, कोई 3p में, कोई 3d में है। तो हम पूछ रहे हैं क्या इन तीनों में, अगर इन तीनों का हम इलेक्ट्रॉन को देखें, तो क्या तीनों इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव सेम होगा या अलग होगा? तो ये तुम खुद सोच सकते हो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले 3s को भरना पड़ेगा, फिर 3p को, हाँ। फिर 3d को। अगर मान लो हम पहले 3s में भरते हैं, सिर्फ 3s इलेक्ट्रॉन को भरते, 3s1, तो इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ p का मिल रहा है, मतलब 1, फर्स्ट n इक्वल टू 1 का मिलेगा, n इक्वल टू 2 का मिलेगा, है ना? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर 3d हाँ में सर। जाते हैं, मान लो 3d का पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इस 3d के इलेक्ट्रॉन को किसका किसका मिलेगा? n इक्वल टू 1 का पूरा मिलेगा, मतलब पहला सेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका मिलेगा, p के जो 8 है सब उसका मिलेगा सेकंड सेल के, और जो थर्ड सेल के s वाले हैं और p वाले हैं इनका भी तो मिलेगा ना, हाँ। है ना? अलग अलग हो जाएगा। Yes, sir. समझो क्या बोल रहे हैं। जो डी का इलेक्ट्रॉन हमने भरा अभी यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले ये सब भरे हुए थे, ये सब भी तो उसको पुश करेंगे बाहर की तरफ, रिपल करेंगे, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सील्डिंग अच्छा होगा या खराब होगा? ऐसा सोचो। खराब होगा। खराब क्यों खराब होगा? क्योंकि उसको हम दो और इलेक्ट्रॉन है एस और पी के, वो उसको क्या करेंगे? रिपल करेंगे, उसका सील्डिंग इसको मिल रहा है ना? इसी कारण से इन जनरल लिखा जाता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर इन सील्डिंग। समझो क्या बोल रहे हैं? डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर इन सील्डिंग। क्यों सील्डिंग पुअर हो रहा है भाई? क्योंकि इसके पहले हमारे पास क्या आएगा? उसी सेल का, उसी ऑर्बिट का एस आएगा और पी आएगा, जो उसको बाहर की तरफ धक्का लगा रहा होगा। इस कारण से उसका सील्डिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए हम ध्यान रखते हैं, और ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तुमको हर जगह दिखेगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता होता है कि क्या होता है, कैसे होता है। इनफैक्ट जो भी पढ़े हैं पहले, अब तुम लोग क्लियर हो रहा हो क्या बोलते हैं, कैसे समझाते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखो दे भी रखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज एस, क्या लिख रखा है? एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। क्यों ऐसा हो रहा है, समझाया? हाँ सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्योंकि एस सबसे पहले आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। एफ वाले को इन तीनों का मिलेगा, डी वाले को इन दोनों का मिलेगा, पी वाले को सिर्फ इसका मिलेगा, एस को किसी का नहीं मिलेगा। एस को कहाँ मिलेगा? अंदर वाले का मिलेगा बस, मतलब n इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 के लिए मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, इसीलिए इसको पुअर इन सील्डिंग बोलते हैं, डी और एफ को पुअर इन सील्डिंग कहते हैं। नोट करिए। सर Z इफेक्टिव अगर कम हुआ तब पुअर इन शील्डिंग है। डी इलेक्ट्रॉन्स और एफ इलेक्ट्रॉन्स और पुअर इन सील्डिंग। जेड इफेक्टिव कम हुआ तो, जेड इफेक्टिव तो कम कब होगा? जब सील्डिंग ज्यादा हो रहा है। जितना सील्डिंग ज्यादा करेगा, जितना बीच में कवच लगाओगे, उतना सील्डिंग, उतना जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि तुम सिग्मा को माइनस करो ना, जेड माइनस सिग्मा। जितना सिग्मा बड़ा होगा उतना जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव इज ओवरऑल। जेड इफेक्टिव क्या बताता है? नेट फोर्स कितना लग रहा है उसके, मतलब उस इलेक्ट्रॉन जो बाहर में इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर टोटल एग्जैक्टली फोर्स कितना लग रहा है। तुम क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा तुम सील्डिंग करोगे, जितना इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दोगे, उतना उसका सील्डिंग हो जाएगा। तुमसे अगर पूछे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 में बैठा हुआ है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ रहेगा? 2 में। 2 पे। क्यों? क्योंकि 5 वाले के लिए 4, 3, 1, 2 सबका रिपल्सन सबका है ना? हाँ सबका लेकिन रिपल्शन। 2 के लिए रिपल्सन क्या है? कम है, एक ही का है, इसीलिए ऐसा हाँ। हो रहा है। ये भी कर सकते हो। और दूर भी है, दूर है तो भी फोर्स हाँ। घटेगा, लेकिन रिपल्सन तो बढ़ रहा है उसका, इस कारण से ऐसा होता है। हाँ। हो गया सबका नोट? ये वाला नोट ध्यान से करना, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल मार्क करके बॉक्स में डाल देना। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर इन जनरल बोलते हैं। इन दोनों में ज्यादा कौन पुअर होगा? एफ। एफ, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब कर सकते हैं हम लोग आराम से। चलो ठीक है, इसका भी दिमाग में लगाने से आराम से करने का मेरा। ये सब क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस, चलो ठीक है, ये पढ़ा देते हैं।
वैसे इससे पहले एक इनर्ट पर इफेक्ट भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। हाँ चलो यही देख लो, उस पर आगे बढ़ाएं। स्टार्ट करो, लिखना है स्टार्ट करो। देखो फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब उस एटम का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस को रेडियस बोल देते हैं। अब क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम जो है उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है, इसलिए हमारे पास अलग अलग तरह के रेडियस होते हैं। एक होता है, लिख लो फटाफट, एक होता है कोवलेंट रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, एक होता है वैन डर वाल्स रेडियस, और एक होता है, ये छोड़ दो इसको, मतलब आयनिक रेडियस, डी ऑप्शन आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देंगे, आराम से समझा रहे, कुछ है नहीं, वैसे तुम लोग को यहाँ भी समझ में आता है। ओके नोट, 4 तरह का है, कोवलेंट, मेटालिक, वैन डर वाल्स एंड आयनिक। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे, उसको समझ में भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या होता है। देखो दे ही रखा है यहाँ पे, कौन कौन से तरह से है, 4 तरह का दे रखा है, कोवलेंट, मेटालिक, आयनिक एंड वैन डर वाल्स। तो सबसे पहले कोवलेंट रेडियस क्या होता है, हम देखेंगे कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है, वो देखना चाहते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बताओ कोई। क्लोरीन और क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 7, सर 1 शेयरिंग 2 से होता 3 4 5 6 7, तो दोनों को 8 करना है। अगर तो 8 8 करना तो क्या करेगा, दोनों आपस में एक शेयर एक कर क्लियर लेंगे कर इलेक्ट्रॉन, देगा। है, कर है ना, लिया। सब लोग पढ़े हुए चीज। ये क्या करेगा, ऐसे शेयर कर लिया इसको भी, और ये क्या कर लिया, इसको भी हाँ शेयर कर लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ठीक है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या क्या शेयर कर, दोनों का 8 हो गया। तो यहाँ पे शेयरिंग करके दिखाते हो। अब अगर हम बोलें किसी भी एटम का रेडियस क्या होता है, मान लो ये एटम है, उस एटम का रेडियस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस, है ना। बट अगर कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट फॉर्म में है, तो मान लो कोवलेंट फॉर्म में तुम क्या करोगे, इसका न्यूक्लियस मान लो यहाँ बैठा हुआ, रुक जाओ ध्यान बनाते हैं, ये न्यूक्लियस इसका है और ये न्यूक्लियस इसका है। ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ दो, ठीक है, इसको डी बोल देते हैं। तो जो d/2 होगा यहाँ से, d/2, यही क्या हो जाएगा, रेडियस हो कोवलेंट जाएगा ना। रेडियस। हाँ है ना, अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब बना दिए, किससे तो यहाँ क्लियर? पे सेव कर दिए इलेक्ट्रॉन को, तो हमने दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ दिया पकड़ के, तो ये डी आ गया। तो उसका जब आधा डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या होगा मेरा कोवलेंट रेडियस। लेकिन क्या ये कोवलेंट रेडियस एग्जैक्ट रेडियस है, नो बताओ। सर, नहीं, एग्जैक्ट से कम है। एग्जैक्ट से ज्यादा या कम है, वो कम कम होगा। कम है। तो क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस इज लेस देन एक्चुअल रेडियस। अब ये ध्यान से समझो कि हम एक्चुअल रेडियस अगर चाह के भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो हम एक्चुअल रेडियस नापते हैं। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एक एटम का एक्चुअल रेडियस नापना, क्योंकि हम इतने छोटे लेवल पे जा ही नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी पढ़ेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन बता देते तुमको, स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। ये क्या बताता है, किसी भी 2 एटम के बीच डिस्टेंस बताता है, 2 लेयर के बीच। तो वहां पे अगर क्लोरीन एटम के फॉर्म में रहता ही नहीं है, तो हमेशा कैसे Cl2 के फॉर्म में रहेगा, Cl2 हमेशा ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। तो कभी भी हम चाह के भी तो क्या निकालेंगे, हमेशा कोवलेंट रेडियस निकाल पाएंगे। वी कैन फाइंड ओनली दिस, वी कैन नॉट फाइंड एक्चुअल रेडियस, बट वी कैन कमेंट ऑन इट। हम ये बोल सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस है दैट शुड बी लेस देन एक्चुअल रेडियस, ये कह सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। निकालेंगे कौन सा, कोवलेंट।
स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज करते जहाँ पे क्या होता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन होता है, ये सब लिखना नहीं है, तो काम का नहीं है, तो बस जितना पता है उतना ध्यान रखना है। सर लेकिन सर हर बार सर कम क्यों रहता है उसका रेडियस? कम क्यों होता है, खुद सोचो ना। क्या तुम इसका, अगर तुम यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, इन दोनों का तुमने निकाला, तो ये जो तुम निकाल रहे हो, तुम क्या निकाल रहे हो, ये डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज d/2, बट एक्चुअल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है ना। एक्चुअली डिस्टेंस कौन सा है इसका एटम का, यहाँ से यहाँ तक है, तुम निकाल कौन सा, यहाँ से यहाँ निकाल रहे हो, तो क्या ये जो तुम निकाल रहे हो वो सही है? नहीं सर, वो कम है थोड़ा। नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हम निकाल पाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली, मतलब कह सकते हो कि अपने लेबोरेटरी में जो कर सकते हैं, वही वो हम ये कर सकते हैं। ये चीज हम कर ही नहीं सकते, ये चीज हम निकाल ही नहीं सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो जो हम निकाल सकते हैं, मान लो ये निकाले, कितना आ रहा है, देखो 133 आ रहा है, दिख रहा है 133 पिकोमीटर आ रहा है CL के लिए मान लो। तो ये जो आ रहा है, दिस विल बी लेस देन एक्चुअल रेडियस। तो तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे, शुड बी ग्रेटर देन 133। इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा जब भी होगा। कितना होगा, आई कांट से। बात समझ में आई? यस सर। नोट हो गया? हो गया सर। यस सर। सर हो गया। 6 बजे तक एंड कर देंगे प्रतीक, 6 से क्लास है ना तुम्हारा मैथ्स का। कल तुम लोगों का मैथ्स कब है, रात में 6 से 8 है, 8 से 10? 6 से। हाँ, 6 तक कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जैक्टली ऐसे ही तुम सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख लो फटाफट। होमो का मतलब दोनों एटम सेम है, CL। मान लो ये भी CL, ये भी CL, तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए, तो DA इक्वल टू 2 RA क्या होगा, DA/2, मतलब ये जो लिखा है, मान लो ये भी A है, ये भी A है, तो ये क्या है, DA है, ये डिस्टेंस, तो रेडियस कितना रहेगा, D/2। इसको नोट कर लो। हो गया सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ फॉर्मूला उसके लिए रहेगा, बट फॉर हेट्रो का मतलब अलग अलग एटम, मान लो कि एक क्लोरीन है और एक आयोडीन आ गया, बड़ा सा एटम आयोडीन आ गया, उस केस के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर हेट्रो मॉलिक्यूल विथ नॉट इलेक्ट्रॉन, अगर चाहिए तुम लोग पढ़ा है नहीं तो रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस समझ सकते हो, यहाँ दे रखा हो, रुक जाओ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का डिफरेंस है, मतलब मान लो कि दो एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब खींचेगा ना तो और ज्यादा अंदर आ जाती है, और ज्यादा अंदर घुस जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, जब भी डिफरेंस रहेगा तो और अंदर आ जाएगा, जब अंदर आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे इस चीज को लिख लो ऐसा करके, रेडियस विल बी radius of for heteroatomic nuclei will be d of AB/2 minus difference of electronegativity, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा लिखो। मतलब क्या बोल रहे हैं, AB क्या है, मतलब मान लो एक एटम A है, दूसरा एटम B है, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे अगर हम इसका जो निकालेंगे d of AB/2, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, वो क्या होता है, सो रेडियस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर एटम क्या होगा, d of AB/2 माइनस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी उसका डिफरेंस है, क्योंकि इस कारण से भी मेरा साइज और छोटा हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन वैसे मिलेंगे तुमको, बस नोट कर लेना। चलो आयनिक रेडियस समझते हैं क्या है, काफी आसान चीज है, समझ में आ जाएगा अपने आप। हो गया नोट वाला पार्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ाएंगे अभी, और अच्छे समझाएंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, और फिलहाल बस नोट कर लो उसको। हो गया?
जैसे हो जाए बता देना। सर हो गया सर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। अगर आयनिक की बात करें तो आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन, है ना। तो कटायन और अनायन के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे Fe है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस है, देखते हैं समझो इसको। मान लो हमारे पास दे रखा है कटायन, एक Fe एटम दे रखा है, Fe+2 दे रखा है, और अगर हमको कंपेयर करना है कि दोनों का साइज में बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो मान लो कि ये मेरा एटम है, ठीक है, मान लो ऐसा बता दे रहा है, इसके पास मान लो बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब Fe2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। इसके पास कितने एटम्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z26 इलेक्ट्रॉन 26, ठीक है। Fe2 प्लस में Z कितना रहेगा, 26 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 24। क्या दिख रहा है हमको कि इसका न्यूक्लियस जो है जितना पहले पावरफुल था उतना भी पावरफुल है ना। हाँ सर। ठीक है, जितना प्रोटॉन यहाँ था उतना प्रोटॉन यहाँ भी है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आ गए, कम हो गए। कम हो गए। समझो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो अगर समझो कि अगर पॉजिटिव चार्ज सेम है तो ये पॉजिटिव चार्ज 26 इलेक्ट्रॉन में बटा हुआ है, 26 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यहाँ पे कितने, सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 26 प्रोटॉन जो है यहाँ पे सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन को खींचने में लगे हुए, तो ज्यादा फोर्स अच्छे से कहाँ लगेगा खींचने के लिए, सेकेंड वाले में सेकंड वाले Fe2 प्लस। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 26 प्रोटॉन 24 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज उतना है लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया, लेकिन यहाँ पे क्या, जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी कटायंस होते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज क्या हो जाएगा उसका, घटेगा। घटेगा। क्यों घटेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि फोर्स जो है न्यूक्लियर का, जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो यहाँ पे रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट चुके हैं। और एक तरह से और भी सोच सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर में बैठा है उसको कितने का रिपल्सन मिल रहा है, जो मान लो 26वां इलेक्ट्रॉन है उसको बाकी 25 का रिपल्सन मिलेगा, हाँ सर। है ना। लेकिन यहाँ पे कितने का रिपल्सन मिलेगा, सिर्फ 23 का रिपल्सन मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, रिपल्सन कम है, मतलब और नजदीक आएगा और छोटा हो जाएगा। यहाँ क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज, मान लो अगर Fe+3 डाल दिए तो इसमें कितना प्रोटॉन, कितना अभी भी 26 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 23 ही हो गया, मतलब और इलेक्ट्रॉन घट चुका है, और कम चीजें संभालनी पड़ेगी हमको और ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा साइज क्या, छोटा छोटा। छोटा। क्या रहेगा आंसर हमारे पास, Fe बड़ा होगा, Fe+2 फिर Fe+3 एंड सो ऑन। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी कैटायंस बनेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लगाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज छोटा होता चला साइज जाएगा। छोटा। नोट करो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज comma lesser will be size। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा उतना साइज छोटा होता चला जाएगा। किसी को किसी पार्ट में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो अभी भी, जो भी पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहना है। नोट हो गया, 1 मिनट सर। कर लीजिए।
आगे देखें। यस हाँ सर। ठीक है, अब अगर हम अनायंस के लिए देखते हैं, अनायन, अनायन के लिए कैसे देख सकते हो समझो। अनायंस का मतलब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन -2 ऐसा समझते हैं। तो इसके लिए देखो कितना आएगा, न्यूक्लियस बना दिया, 1 2 बना के दिखाया था। तो इसके लिए कितना प्रोटॉन, जेड और ई निकालो। प्रोटॉन कितना 8, इलेक्ट्रॉन 8 कितना 8, इसके लिए कितना 8 और इलेक्ट्रॉन 9। 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 9, इसके लिए कितना 8 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और कितना 9 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास 8 प्रोटॉन था, ठीक है, प्रोटॉन 8 था, और 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा। अब जैसे तुम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 भर दिए, अब तुम 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा भरोगे यहाँ पे, नहीं 1 2 3 4 5 6 भर दो, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा भरना है तुमको यहाँ पे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तुम भरने जाओगे, तुम खुद सोचो क्या मिलेगा इसको। यहाँ पे पहले से कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन तुमने एक्स्ट्रा भरा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाकी का रिपल्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। सर। बाकी जब रिपल करेंगे सब उसको धकेलेंगे बाहर की तरफ, है ना? हाँ, हाँ सर। बाहर की तरफ धकेलेंगे तो साइज क्या हो जाएगा अपने आप, सोचो खुद से, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो हो जाएगा। जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि ये जो O माइनस है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर O2 माइनस में देखते हैं, फिर से वही चीज समझो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, फिर यहाँ पे 8 भरे हुए थे, ठीक है 6 हो गया। अब जैसे 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसको मिलेगा रिपल्सन इन सब का, और जब 8वां इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे उसको क्या मिलेगा, और रिपल्सन मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले से 7 थे, तुम और दे रहे हो, और रिपल्सन मिलेगा उसको। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, जितना रिपल्सन ज्यादा होगा साइज अपने आप क्या हो जाएगा, फैल के बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? और तुम ऐसे समझ सकते हो दूसरे तरह से, कैसे, कि सबके पास जो प्रोटॉन है, सबके पास जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कितना 8 है सब में, 8 सब में 8 का पावर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो था, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन संभाला था टोटल, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे कितने आ गए 10। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनको संभालना है हमको, और संभालना, अगर 8 को संभाल रहा है तो संभाल लेगा अच्छे से, लेकिन 8 अगर 10 को संभालेगा तो संभाल नहीं पाएगा, मतलब खींच उतने अच्छे से नहीं पाएगा। जब नहीं खींचेगा तो अपने आप क्या हो जाएंगे, नहीं संभाल बड़ा पाएगा हो तो फैल जाएगा। जाएगा अपने आप, जब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अनायंस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितना माइनस चार्ज लगेगा उतना रिपल्सन बढ़ेगा, उतना न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव घट जाएगा, इतना बड़े होते जाएंगे। साइज बढ़ जाएगा। हाँ, नोट करो फटाफट। लिख भी लेंगे यहाँ पे। सर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज बढ़ेगा। एग्जैक्टली, क्यों बढ़ेगा पता है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे उतना रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो उतना फैल के रहेगा वो। यस सर। नेगेटिव चार्ज greater will be ionic size, आयनिक साइज या रेडियस बराबर है। हो गया सर। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक लिखो, comparing the size of isoelectronic species। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, comparing the size of isoelectronic species। तो ये अगर मैं पूछता हूँ, यहाँ पे एक एटम दे देता हूँ, नियॉन, ऑक्सीजन -2, F माइनस, Na प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, इनका साइज कंपेयर करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सबका प्रोटॉन निकालो, सबका इलेक्ट्रॉन निकालो, उनसे निकालो कितना आ रहा है।
कितना ऑक्सीजन में है? 8 8 प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 10 10 कितना? 9 यहाँ पे सर 9 यहाँ पे 10 कितना? 10 कितना? 12 10 13 10। क्या दिख रहा है? सब में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस का पावर है, वो हर बार क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो खुद सोचो कि ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस कहाँ पे है? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में। तो जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस, उतना इलेक्ट्रॉन तो सब जगह बराबर है। सबको संभालना है एक ही चीज को, 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से कौन संभालेगा? सबसे ज्यादा पकड़े कौन रखेगा? जिसका ज्यादा प्रोटॉन होगा। जिसका ज्यादा प्रोटॉन होगा कौन? एल्युमिनियम। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा क्यों? क्योंकि ज्यादा, समझो इस चीज को, अंदर पॉजिटिव बैठा है, बाहर नेगेटिव बैठा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ता है, तो जितना ज्यादा पकड़ेगा उतना पकड़ के अंदर आ जाएगा वो चीज। जब अंदर आएगा तो क्या होगा? साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाए। कन्या कैसे बता रहे हैं? Yes. फिर से बोले, समझ में नहीं आया, आवाज नहीं आई। सर जिसका प्रोटॉन अंदर में ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। देखो, हम कोई चीज याद नहीं करने बोलते बिना, समझो इस चीज को। दिमाग है ना सबके पास? खुद सोचो कि अंदर अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम बराबर है सब में, जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना पकड़े खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और जितना ज्यादा खींचेगा उतना साइज अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन, जितना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस, या उसी को बोलते हैं हम इंग्लिश के टर्म में या केमिस्ट्री में जेड इफेक्टिव। जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, उतना साइज क्या होगा? छोटा। नोट करिए ऑर्डर फटाफट, समझ में सबको आना चाहिए। आ ही रहा है सबको? आ रहा है ना? हाँ है ना? बोल दो एक बार भाई। हाँ सर। Yes, sir. लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो तब नहीं कंपेयर कर पाएंगे, राइट? तब डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर अगर प्रोटॉन भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी चेंज, तो यू कांट से। लेकिन कोई भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन बदल जा रहा है, जैसे मान लो हाँ, या फिर सब अगर प्रोटॉन ही कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन बदलता तो फिर कर सकते हो। गुड, चलो ठीक है। 6 बजे तुम लोग क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब आज के लिए इतने रखते हैं। 2-4 बहुत लोग भाग भी गए हैं, देख रहे 5-6 लोग तो निकल लिए फटाफट। तो आज के लिए इतने रखो। ये देखो, यही वाला साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेस हमने यही करा दिया है ना, समझ में आ जाएगा अपने आप। हाँ सर। ऑर्डर वीडियो देख लो, अपने आप निकल रहा है। माइनस वाले बड़े होंगे और प्लस वाले कम होंगे, छोटे होते जाएंगे। देखो ये थर्ड एग्जांपल यही था। यहाँ पे एक चीज देखोगे तो कभी भी नॉर्मल गैस नहीं लिया गया है। तुम चाहते तो नॉर्मल गैस ले सकते थे बीच में, है ना? नियॉन को ले सकते, मान लो नियॉन, तो नियॉन को नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हम कल बताएंगे, ठीक है? क्यों नियॉन को बीच में लिया गया? क्योंकि नियॉन जो है एक नोबल गैस होता है, और नोबल गैस का हम मेजर कर नहीं सकते। वो हमेशा क्या रहेगा? एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेगा, कभी सटेगा ही नहीं। एक दूसरे सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, या फिर कह दो अलग ही हो जाएगा। तो नियॉन जो है नोबल गैस से दूर दूर रहने वाला है। इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इसका जो तुम डायमीटर नापोगे ये आएगा, और d/2 लोगे तो ये क्या आएगा? एक्चुअल रेडियस तुम्हारा ये है, कि नाप क्या रहे हो तुम? ये नाप ले रहे हो, तो जो रेडियस आएगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल रेडियस। ये हम अगली क्लास में छोड़ दो, आज लिखते हैं। ये है, हो ही चुका है रेंडर वो रेडियस, ठीक है? तो ठीक है, अगली क्लास में कर दूँ। आज लिखते रखो, समझ में आएगा, ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रिवीजन करते रहना। क्वेश्चंस हम भेजते हैं बैठ के, जहाँ भी आएगा तुम लोग को देते हैं, ठीक है ना? करो हाँ देखते हैं कोई असाइनमेंट मिलेगा, इससे भेज देंगे, है ना? ग्रुप पे बनाना उसको बैठ कर। ठीक है सर।